हु वॉज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। 18th लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो इस साल 2024 में हम लोगों को पता है कि लोकसभा इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस में कौन थे प्रोटेम स्पीकर, देन ही वॉज भर्तृहरि महताब। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज मिस्टर भर्तृहरि महताब, द 18th प्रोटेम लोकसभा स्पीकर। क्योंकि जब सेशन नहीं होता है स्टार्ट, दैट इज इलेक्शन के पहले का सेशन जब एंड हो जाता है, उसके बाद न्यू ईयर का जो सेशन है वो जब स्टार्ट नहीं होता है न्यू फाइनेंशियल ईयर का, तब एक प्रोटेम स्पीकर रहते हैं। तो इस बार के प्रोटेम स्पीकर जो थे वो थे भर्तृहरि महताब। इसी के साथ हमारे जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर थी लोकसभा की, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वो थी मीरा कुमार। शी वॉज इलेक्टेड ऑन June 3, 2009। डेट इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछा जाता है। नेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मीरा कुमार, आप लोग याद रखना, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर। ओम बिरला इज द स्पीकर ऑफ द करंट लोकसभा। 18th लोकसभा जो अभी करेंटली रन हो रहा है उसके स्पीकर कौन है, देन ओम बिरला। एंड लोकसभा में कितने टोटल सीट्स होते हैं, देन 545 सीट्स। आपका एक होमवर्क है इस क्वेश्चन में कि हमारे फर्स्ट जो लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे। दिस इज द फर्स्ट फीमेल, मीरा कुमार, शी इज़ द फर्स्ट फीमेल वुमेन और वुमेन लोकसभा स्पीकर, बट फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, आपका ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था, देन 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थ्रू द 1934 एक्ट। ये जो रिजर्व बैंक हमारा एस्टेब्लिश हुआ किस एक्ट के अंडर हुआ या किस कमीशन के अंडर हुआ, देन रॉयल कमीशन के अंडर हुआ, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। ये नेम बहुत ज़्यादा पूछा गया है कमीशन का, आप लोग याद रखिए। कमीशन कब सेटअप हुआ था, 1926 में। इन्होंने 1934 में आरबीआई एक्ट लाया 1934 में, उसके बाद 1935 में आरबीआई सेटअप हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। इनिशियली कलकत्ता में था, देन मुंबई शिफ्ट हुआ, बट करेंटली मुंबई है, तो मुंबई आप लोग याद रखें। एंड प्रेजेंटली गवर्नर कौन है, 26 गवर्नर, देन ही इज संजय मल्होत्रा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर डैश। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है ये 2014 में लाया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये मिनिस्ट्री पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग स्कीम्स देख लेते हैं 2014 एंड 15 के, जैसे कि ये सब पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये सब इंक्लूड कर दिया नोट्स में। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था, 2014 में। डेट आप लोग ईयर ज़्यादा याद रखें, कभी कभार इस तरीके से भी दे देता है कि अगस्त 22, 23, 24, 28, तब आपको करेक्ट आंसर मेंशन करना होगा, तो डेट थोड़ा सा याद रखिए। हालांकि सभी का याद रखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट 2014-15 के हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है। ऐसे आगे जब क्वेश्चंस आएंगे 16, 17 इस तरीके से मेंशन कर दी जाऊंगी। देन स्वच्छ भारत मिशन कब आया था, देन 2014 2 अक्टूबर गांधी जी के बर्थडे के दिन। देन मेक इन इंडिया स्कीम 25 सितंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब लॉन्च हुआ था, देन अप्रैल 8, 2015। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है ये पूछता है एग्जाम में, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपका होमवर्क है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इंपॉर्टेंट स्कीम है। कब लॉन्च हुआ था, जनवरी 22, 2015 को लॉन्च हुआ था। देन इसी के साथ द एडवेंचर ऑफ हकलेरी फिन इज अ बुक रिटन बाय डैश। द एडवेंचर्स ऑफ हकलेरी फिन ये किसका बुक है, देन इट इज़ द बुक रिटन बाय मार्क ट्वेन। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया मार्क ट्वेन। एंड इसी के साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। जेन ऑस्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है प्राइस एंड प्रेजुडिस, पूछा जाता है डायरेक्टली, प्राइस एंड प्रेजुडिस वाज रिटन बाय देन जेन ऑस्टिन। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या तो फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बोथ बुक्स आर रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। इंपॉर्टेंट बुक है रिगार्डिंग एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू कैन से। देन लियो टॉल्स्टॉय का इंपॉर्टेंट बुक है वॉर एंड पीस। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखा था, देन एडम स्मिथ। रिपब्लिक किसका बुक है, प्लेटो। देन द प्रिंस मैकियावेली का बुक है निकोलो मैकियावेली। डॉन क्विक्सॉट ये किसका है, देन माइगल दे सेवरेंस। देन 1984 ये जॉर्ज ऑरवेल का बुक है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द टेल ऑफ बिडल द बर्ड। द टेल्स ऑफ बिडल द बर्ड ये किसका बुक है, देन इट इज़ द बुक रिटन बाय जेके राउलिंग। इंपॉर्टेंट ऑथर है, आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर इज जेके राउलिंग।
इसी के साथ जो इंडियन बुक से इंपॉर्टेंट वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। अ सुइटेबल बॉय किसने लिखा था? विक्रम सेठ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रिटन बाय अरुंधति रॉय। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। पूछा जाता है महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी कौन सा है, उनके ढेर सारे बुक्स दे देंगे एंड उन्हीं में से करेक्ट आंसर होगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। द गाइड किसने लिखा था? आर के नारायण। द व्हाइट टाइगर वॉज रिटन बाय अरविंद अडिगा। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस रिटन बाय किरण देसाई। द ग्रेट इंडियन नॉवल रिटन बाय शशि थरूर, हमारे कांग्रेस के एमपी हैं, बहुत फेमस ऑथर है, पूछा जाता है इनका बुक्स, आप लोग याद रखिए। In which year was the South Asian Association for Regional Cooperation, that is SARC का एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1985 को एस्टेब्लिश हुआ था। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजनल इंटीग्रेशन है। सार्क 8 टोटल मेंबर्स है सार्क के, कौन कौन? देन अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। जिस जिस रीजनल कोऑपरेशन या इंटीग्रेशन के इंडिया पार्ट होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। 8 मेंबर्स से आप लोग याद रखिए। एस्टेब्लिश्ड इन 1985 एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में है। ऑल्दो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था, बट दिसंबर 8 1985 में, बट इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में है। ये आप लोग याद रखिए। फादर ऑफ सार्क किसे कहा जाता है? वन हु फाउंडेड this organization, Ziaur Rahman. Which of the following acts was passed by the government of India to inquire into the allegations of corruption against certain public functionaries? certain public functionaries, public जो institutions होते हैं, organizations होते हैं, उनके functions में अगर कोई corruptions है या तो फिर किसी ने corruption का allegation लगाया उन पे, तो उसको उस किस एक्ट के थ्रू उनको इंक्वायर किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? देन लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इंपॉर्टेंट बॉडी है, आप लोग याद रखिए, एंड एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पास हुआ था? देन 2013 में पास हुआ था। करंट हमारे लोकपाल कौन है? देन AM खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर जो है करंट चेयरपर्सन है ऑफ लोकपाल, रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया के फर्स्ट लोकपाल कौन थे? देन पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष वॉज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। ये पॉइंट्स ज़्यादातर आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, तो आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम्स में। With which of the following type of fuels is the device named tokamak associated? tokamak क्या है? tokamak एक एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज टोकामक। वो यूज़ किया जाता है इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, बेसिकली एटॉमिक एनर्जी यू कैन से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया एटॉमिक। टोकामक देखिए न्यूक्लियर फ्यूशन में यूज़ होता है एंड एटॉमिक एनर्जी या तो फिर एटॉमिक एनर्जी जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आदित्य जो है मीडियम साइज टोकामक है एंड ये कमीशन कब किया गया था? 1989 को एट द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, एंड कंस्ट्रक्शन कब बिगिन हुआ था? 1982 को। मेनली आप कब कमीशन हुआ था? 1989, याद रखिए। वाई? देन बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टोकामक इन इंडिया। नेम क्या है? आदित्य। Which of the following countries is an associate member of the International Cricket Council? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो फॉलोइंग ऑप्शंस में से एसोसिएट मेंबर है वो कौन है? देन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया नेपाल इज द एसोसिएट मेंबर, तो आप लोग याद रखिए। इसी के साथ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ICC, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। देन दुबई UAE में लोकेटेड है। करेंटली ICC के चेयरमैन कौन है? इंडिया के है जय शाह, एंड ही ऑल्सो बिकेम द यंगेस्ट ICC चेयरमैन, तो आप लोग याद रखिए, नेम इंपॉर्टेंट है इन्होंने जब ICC के चेयरमैनशिप को होल्ड किया तो हमारे इंडिया में जो BCCI है उनका प्रेसिडेंट कौन बन गए? देन रोजर बिनी। रिसेंट इलेक्शन है या रिसेंट अपॉइंटमेंट है, आप लोग याद रखिए। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देन मुंबई में है। ICC का दुबई UAE। एंड फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? देन एंटोनी दे मेलो, ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी, ये आप लोग याद रखिए। Which of the following minerals has केसराइट एसिड्स और? केसराइट किसका और है? देन मैग्नीशियम का और है केसराइट, आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कई सारे मेटल्स हैं जिनका ऑर्स पूछा जाता है, हालांकि बहुत सारे मेटल्स हैं, सबका हमको याद रखने का ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं जिनका पूछा जाता है, उसी में से कुछ हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम के ऑर्स में से डोलोमाइट सबसे इंपॉर्टेंट और है, डोलोमाइट पूछा जाता है, एंड मैग्नेसाइट। दिस मैग्नेसाइट फिर भी आप लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट डोलोमाइट किसका और है? देन मैग्नेसाइट।
एंड अदर ऑर्स इंक्लूड ब्रूसाइट, कर्नेलाइट, ओलिवाइन। देन मर्कुरी का और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिनेबर, आप लोग याद रखिए। उसी के साथ साथ टेमेनाइट एंड मेटासिनेबर भी मर्कुरी का और है। आयरन का और इम्पॉर्टेंट है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट। मैग्नेटाइट देखिए, इसमें से आप मैग्नीशियम मार्क मत कर दीजिए, मैग्नेटाइट किसका है, देन आयरन और, बट मैग्नेसाइट किसका है, देन मैग्नीशियम। इस तरीके से आप लोग याद रखिए। देन बॉक्साइट, ये इंपॉर्टेंट और है, एल्यूमिनियम का बहुत बार पूछा गया है। अदर ऑर्स ऑफ एल्यूमिनियम इंक्लूड क्रायोलाइट एंड कोरंडम। ये सब आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। What kind of a traditional sport is वल्लम कल्ली? वल्लम कल्ली किस काइंड का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है? ये किस स्टेट में किया जाता है? देन केरला में किया जाता है ये वल्लम कल्ली ट्रेडिशनल स्पोर्ट। इट इज़ अ बोट रेस। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से बोट रेस होता है वल्लम कल्ली फेस्टिवल में, सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। तो करेक्ट आंसर इज बोट रेसिंग। इसी के साथ साथ केरला में मल्टीपल बोट रेसेस होता है, 2024 में भी हुआ, जिसमें इंक्लूड करते हैं फेमस अरनमुला उर्थी तथी बोट रेस एंड नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बहुत ही फेमस है। ये हर साल अगस्त के महीने में होता है, ऑन सैटरडे ऑफ अगस्त। एंड किस लेक में होता है? देन पुन्नमरा लेक नियर अलापुजू। ये किस स्टेट में लोकेटेड है? केरला में होता है ये बोट रेस। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू किस तरीके का फेस्टिवल है? इट इज़ अ बुल टेमिंग फेस्टिवल, जिसमें सांड के सींग में पकड़ के आपको उसको हराना होता है। दिस इज जल्लीकट्टू, बुल टेमिंग फेस्टिवल है तमिलनाडु का। थाईपुसम फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? देन दिस इज ऑल्सो फेमस स्पोर्ट और यू कैन से फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पुईकल्ली, ये टाइगर डांस है, ये किस स्टेट में किया जाता है? इट इज़ डन इन केरला। केरला का फेमस टाइगर डांस का क्या नेम है? देन पुलिकल्ली। एंड किस डे को किया जाता है? ये 4th डे ऑफ ओनम में किया जाता है। ओनम टोटल 10 डेज का फेस्टिवल होता है ऑफ केरला, वेरी फेमस फेस्टिवल, जिसमें से 4th डे में ये पुलिकल्ली टाइगर डांस किया जाता है। एंड थाईपुसम किस स्टेट का फेस्टिवल है? देन तमिलनाडु। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। India and Pakistan had signed the dash under the two countries agreed to sort out differences and disputes bilaterally. Bilaterally जो डिफरेंसेस होंगे एंड डिस्प्यूट्स होंगे, जो झगड़े होंगे, या तो फिर कोई अगर बात आपका कंसेंट में नहीं रहा, डिफरेंसेस रहा, देन ये दो कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान बायलैटरली सॉल्व कर लेंगे नेगोशिएशन के साथ, बातचीत करके पीसफुली। ये कौन से पैक्ट में साइन किया गया था इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को? देन शिमला पैक्ट में ये साइन हुआ था। बट क्या ये हो रहा है? देन प्रेजेंट डे में ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान रिपीटेडली अटैक्स करते हैं, इस शिमला पैक्ट के बाद भी बहुत बार अटैक्स किया एंड इन्होंने इस शिमला पैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना। इसी के साथ साथ हम शिमला पैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कब साइन हुआ था? देन 1972 में हुआ था। ये क्या एस्टेब्लिश किया शिमला पैक्ट? देन इस शिमला पैक्ट के अकॉर्डिंग या तो फिर शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड, जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर में स्पेसिफिकली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी के साथ साथ ये जो शिमला एग्रीमेंट है कहाँ पे साइन हुआ था? देन बर्नेस कोर्ट, जो राजभवन है शिमला हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये साइन हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस देखिए पीसफुल मीन्स से एंड बायलैटरल नेगोशिएशन से हम डिफरेंसेस सेटल करेंगे एंड चार्टर ऑफ द यूएन शैल गवर्न रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। मुया अवंद्रो इज अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ द इंडियन स्टेट। किस इंडियन स्टेट का मुया अवंद्रो एक ट्रेडिशनल फूड है? देन इट इज़ अ फेमस फूड ऑफ त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है त्रिपुरा। देखिए फूड्स से एंड स्टेट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम एक कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स देख लेते हैं डिफरेंट स्टेट्स का। फॉर एग्जांपल कफूली किस स्टेट का फूड है? ट्रेडिशनल फूड। देन उत्तराखंड। धाम इज़ अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ हिमाचल प्रदेश। देन अब हम लिट्टी चोखा, ये किस स्टेट का है? बिहार का है। उसके बाद फेनी, ये इंपॉर्टेंट है, किसका है? गोवा का। दाल बाटी चूरमा किस स्टेट का ट्रेडिशनल फूड है? देन राजस्थान। मेघालय का इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल फूड जादो। इसी के साथ साथ कुछ और इट इंक्लूड्स दाल बाफला, ये किस स्टेट का है? देन मध्य प्रदेश का। मुई बोरोक, ये किस स्टेट का है? त्रिपुरा का। देखिए मुया अवंद्रो, मुई बोरोक चौकी, ये किस स्टेट का है? त्रिपुरा का। आसाम का एक इम्पॉर्टेंट है खार, ये सब्जियों को या तो फिर किसी भी सब्जी एंड ऑर्गेनिक चीज़ों को जला के उस तरीके से एशेस से बनाया जाता है। महाराष्ट्र का पाव भाजी बहुत ही फेमस है। देन हरियाणा का बाजरा खिचड़ी, केरला का सदिया, मणिपुर का मोरोक मेटपा, चाखाओ खीर, नागा थोंगबा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए।
If two forces act on an object from opposite direction, then the magnitude of the net force acting on it is dash of the magnitude of the two forces. देखिए अगर opposite direction एक ईस्ट से एंड एक वेस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, देन जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस साइड में ऑब्जेक्ट उसके साइड में ही मूव करेगा. फॉर एग्जांपल ईस्ट वाले ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड वेस्ट वाले ने 7 न्यूटन का, देन ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा? वेस्ट के तरफ मूव करेगा क्योंकि ईस्ट का फोर्स ज़्यादा है. एंड इसी फोर्स का जो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता है, देन हम कैसे डिफरेंस को फाइंड करेंगे? देन इट विल बी द डिफरेंस, क्योंकि 10 न्यूटन से हम 7 न्यूटन को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो रहा है, देन इट इज़ डिफरेंस. अगर ये सेम डायरेक्शन में होता देन इट वुड बी द सम. इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. नेट फोर्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है या तो फिर इक्वल टू 0, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिए, फोर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. एंड बैलेंस में कब रहता है फोर्स? जब वो 0 होता है. दैट इज़ फॉर एग्जांपल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरफ से भी 10 का, इस तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट अपने जगह पे रहेगा, किसी भी तरफ मूव नहीं होगा. दैट इज़ फोर्सेस आर बैलेंस, दैट इज़ इट इज़ 0. फोर्स को हम जब स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिससे हम नापते हैं वो क्या होता है? द न्यूटन. फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिए. अगर एक साइड से पुश किया जाए देन सम होता है, एंड जो फोर्स टोटल फोर्स होता है वो लार्जर देन द इंडिविजुअल फोर्सेस होता है. एंड जब ऑपोजिट हो तब भी इंडिविजुअल फोर्सेस से ज़्यादा होगा, माइनस होने से भी इंडिविजुअल एक फोर्स अगर पकड़ लीजिए 10 है, अदर इज 10, देन बोथ को मिला के 20 होगा, दैट इज़ लार्जर. What is the maximum amount of investment permissible as per senior citizen under Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana PMVVY? That is प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन जो है फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं मैक्सिमम 15 लाख का, जिसमें उनको हर साल 8% एश्योर्ड इंटरेस्ट मिलेगा. एंड यही है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना. इसमें सीनियर सिटीजन्स का परमिसिबल इंटरेस्ट मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, देन 15 लाख, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8% का. ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इसी के साथ साथ मिनिमम एंट्री एज कितना होना पड़ेगा? देन 60 ईयर्स. पॉलिसी कितने ईयर का होता है? ये पॉलिसी टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट जो है 10 ईयर्स का होता है. सेक्शन 80C के अंडर आता है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखने का आप लोगों को ज़रूरत नहीं है. ईयर्स याद रखिए, पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स. एंड इसी के साथ साथ TDS आप सब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा. ये देखिए TDS जो होता है वो होता है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय के अंडर है या तो फिर किसी के भी अंडर काम कर रहे हैं या तो फिर पैसा आपको मिलना हुआ, तो आपका जो टैक्स है वो आपको देने से पहले डिडक्ट करके टैक्स को अपने पास ही रख के फिर आपको अगर दे, उसके बाद ये पैसा गवर्नमेंट को वो लोग दे देंगे, तो वो हो जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. अगर आप लोगों ने जो फिक्स डिपॉजिट किया है या तो फिर प्रधानमंत्री वया वंदना योजना का अंडर जितना फिक्स डिपॉजिट किया है उसमें अगर टोटल इंटरेस्ट एक साल में 50,000 से ज़्यादा, बिकॉज 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, 50,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट किसी को मिल रहा है तभी टैक्स डिडक्ट किया जा सकता है सोर्स में. अगर 50,000 से इंटरेस्ट कम मिलेगा हर साल के इनकम का अकॉर्डिंग, मतलब इनकम, देन उसमें आप TDS नहीं काट सकते. ये भी एक प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट है. प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के अकॉर्डिंग हस्बैंड एंड वाइफ बोथ एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज वेल एज इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. रानी रुद्रम्मा देवी वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द डैश डायनेस्टी. रानी रुद्रम्मा देवी किस डायनेस्टी की फेमस रूलर थी? देन शी वॉज अ वेरी फेमस रूलर ऑफ द काकतीय डायनेस्टी. इनका एक मूवी जो आया था बिफोर 4 years मोस्ट प्रोबेबली, उसमें ये बहुत ही फेमस हो गई थी. रुद्रम्मा महाराज इनको अपना रोल प्ले करना पड़ा फॉर हाफ ऑफ हर लाइफ एज अ मेल, बिकॉज फीमेल्स को डायनेस्टीज़ का रूलर नहीं दिया जाता था, उनको लीड करने नहीं दिया जाता था, थिंकिंग ऑफ द इनकैपेबिलिटी. बट उन्होंने प्रूव कर दिया कि फीमेल्स आर ऑल्सो नॉट लेस देन मेल्स. एंड इसी मूवी से इंस्पायर, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवी था. इसके बाद इनके क्वेश्चंस बहुत बने थे. देन ये किस स्टेट से बिलोंग करती है या तो फिर किस डायनेस्टी से? देन काकतीय डायनेस्टी के. इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एज वेल एज पूछे जाने के चांसेस है वो देख लेते हैं. किंग रुद्रमा देवी के ड्यूरिंग टेन्योर के ड्यूरिंग ऑफ द काकतीय डायनेस्टी किस फेमस फॉरेन ट्रेवलर ने विजिट किया था? मार्को पोलो ने. इन्होंने कहाँ पे रूल किया था? वारंगल, मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. देन इंस्क्रिप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है, इनका नेम है रुद्रदेवा महाराज. मैंने अभी बोला इनको हाफ ऑफ हर लाइफ टाइम के लिए एज मेल रोल परफॉर्म करना पड़ा क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते ये फीमेल है एंड रूलर है. देन इनका डेथ कब हुआ? बैटल ऑफ चंद्रपुतला में हुआ. चंदुपतला
किसके साथ इनका बैटल हुआ था? देन काइष्ठा अंबा देवा। ये सभी पॉइंट्स याद रखिए, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो फेमस विजिटर, वारंगल में रूल किया था इन्होंने। एंड बैटल ऑफ चंदुपतला किसके साथ एसोसिएटेड है? रुद्रम्मा देवी। किस डायनेस्टी के है? काकतिया डायनेस्टी। In which year did India give shelter to Dalai Lama, the Tibetan spiritual leader? दलाई लामा को इंडिया ने कब शेल्टर दिया था? देन इंडिया ने शेल्टर दिया था इन द ईयर 1959। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 1959। ऑन 31 मार्च 1959 इन्होंने परमानेंट अपना होम बना लिया था, या तो फिर परमानेंट एग्जाइल, दैट इज़ परमानेंट इनका रहने का ठिकाना धर्मशाला में बना लिया था दलाई लामा ने। दलाई लामा जो 14 दलाई लामा है, इनका नेम क्या है? तेंजिन गेस्टो। इन्होंने क्यों इंडिया आ गए? क्योंकि जब टिबेटन अपराइजिंग हुआ था 1959 में, तो वो बॉर्डर पार होके आ गए बिकॉज ऑफ द एग्रेशन ऑफ द चाइना स्पेशल एक्टिविटीज़। एंड 30 मार्च 1959 को ये पार होके तेजपुर असम आए, एंड 31 मार्च 1959 को ये धर्मशाला में इन्होंने अपना परमानेंट एग्जाइल बना लिया। पूछा जाता है कहाँ पे रहते हैं? धर्मशाला। एंड नेम क्या है? तेंजिन गेस्टो। Which of the following is a low grade brown coal that is soft with high moisture content? हाई मॉइस्चर कंटेंट के साथ जो लो ग्रेड ब्राउन कॉल है, फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है लिग्नाइट इज द लो ग्रेड ब्राउन कॉल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिग्नाइट। इसी के साथ साथ हम कोल के डिविजन्स को देख लेते हैं। कोल के डिविजन्स हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अमाउंट एंड हीट एनर्जी हम इनका रैंकिंग करते हैं कोल का। सबसे बेस्ट रैंक या हाईएस्ट रैंक का कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट, देन कम्स बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, एंड बिटुमिनस के अंडर सब बिटुमिनस भी आता है। देन 4 मेन डिविजन है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। पीट जो है फर्स्ट स्टेज है कोल फॉर्मेशन का, एंड इसमें 50 to 60% कार्बन रहता है। लिग्नाइट में 60% कार्बन रहता है, लो ग्रेड कोल है एंड ब्राउन कलर का है। देन बिटुमिनस कोल उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा, इसमें 70 to 90% कार्बन रहता है, एंड बिटुमिनस का सब डिविजन सब बिटुमिनस, इसमें 70% कार्बन रहता है। एंथ्रासाइट जो है ये हाईएस्ट रैंक है कोल का 90% कार्बन के साथ। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पूछा जाता है। What do you call one of the most famous constellations that we can see during summer time in early part of the night? Summer time में जो हमें फॉलोइंग ऑप्शंस में से कॉन्स्टलेशन दिखता है वो है उर्सा मेजर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है उर्सा मेजर। एंड हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस को एक बार देख लेते हैं। एंड क्योंकि क्वेश्चंस आता है इन सबसे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर के CHSL CGL MTS में ही, तो हम एक बार देख लेते हैं। ओरियन। ओरियन क्या है? एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है जो विंटर के टाइम पे विजिबल होता है स्काई में। ओरियन का शेप जो है इस तरीके का होता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। देन कम्स द उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हम ग्रेट बियर, सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। द ग्रेट बियर या तो फिर सप्तऋषि किसको कहा जाता है? देन उर्सा मेजर को। एंड इसके शेप को ग्रेट डिपर भी कहा जाता है। देन कम्स द उर्सा माइनर। ये था उर्सा मेजर। उर्सा माइनर को लिटिल बियर कहा जाता है, उर्सा मेजर को ग्रेट बियर। एंड इसके शेप को लिटिल डाइपर भी कहा जाता है, जैसे कि उर्सा मेजर को ग्रेट डाइपर। देन कम्स द कैसियोपिया। कैसियोपिया का शेप कैसा होता है? ये 5 स्टार्स से बने होते हैं, W शेप का होता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉन्स्टलेशन W शेप का है? देन कैसियोपिया, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मेड ऑफ 5 ब्राइट स्टार्स, वुमेन सिटिंग ऑन अ चेयर। ये जोडियक साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस इन सब से बने थे, एंड आने वाले सालों में भी क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 2024 में बहुत सारे बने, 25 में भी बनेंगे। In terms of coal reserves, India's rank in the world as of April 2024 was, April 2024 के अकॉर्डिंग कोल रिजर्व्स में इंडिया का रैंक कितना है? देन इंडिया का रैंक है 5th। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। झारखंड हैज़ हाईएस्ट कोल रिजर्व। हाईएस्ट कोल रिजर्व इंडिया के कौन से स्टेट में है? झारखंड में है। अलॉन्ग विथ हाईएस्ट कोल रिजर्व, झारखंड इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट एज ऑफ 2024। एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व है ओडिशा, थर्ड लार्जेस्ट है छत्तीसगढ़। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। बोकारो कोल फील्ड किस स्टेट में लोकेटेड है? देन झारखंड। तालाचर कोल फील्ड ऑफ ओडिशा। छत्तीसगढ़ के कोल फील्ड कोरबा कोल फील्ड, राजगढ़ एंड सुरगुजा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन रानीगंज कोल फील्ड एंड झारिया कोल फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सिंगरौला कोल फील्ड, पेंचकहान कोल फील्ड, ये सब मध्य प्रदेश के कोल फील्ड्स है। कोल फील्ड्स कहाँ के हैं? स्टेट के साथ आप लोग याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। What is the minimum voting age for the citizens of India? सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए जो मिनिमम वोटिंग एज है वो है 18 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 18 ईयर्स। लेकिन 18 ईयर्स पहले नहीं था,
आफ्टर द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 में हुआ, तब से हमारा 18 ईयर्स हो गया है फ्रॉम 1988। उसके पहले कितना था? देन 21 ईयर्स था। 21 ईयर्स को अमेंड करके रिड्यूस किया गया 18 ईयर्स। किस अमेंडमेंट में? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आर्टिकल 326 को अमेंड किया गया था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड अमेंडमेंट कौन सा था? 61st। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 18 ईयर्स। According to Global Multidimensional Poverty Index 2024, which country has largest number of people living under poverty? Largest number of people living under poverty जो है वो है कंट्री इंडिया। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं इस दुनिया के। अकॉर्डिंग टू 2024 इंडेक्स, टोटल पॉपुलेशन का 18.3% एक्यूट मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर फॉल होते हैं, दैट इज 1.1 बिलियन पीपल। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखिए। इंडिया का एमपीआई वैल्यू कितना है? देन इट इज 0.105। 2024 का जो रिपोर्ट था उसका थीम था पॉवर्टी एमिड कन्फ्लिक्ट। एंड इंडिया में लार्जेस्ट पॉवर्टी पीपल जो है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडिया में है, कितने पीपल? देन 234 मिलियन। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1.1 बिलियन, 18.3%, दिस इज इंपॉर्टेंट। एमपीआई वैल्यू आप चाहे तो याद कर सकते हो, ऐसा एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि एग्जाम में आए तो आपका बन जाए। लेकिन हाँ, थीम इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एमिड कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले ये रिपोर्ट कब पब्लिश किया गया था? 2010 में। कौन पब्लिश करता है? देन ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI, अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP। इस रिपोर्ट को ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर हर साल पब्लिश करते हैं। फर्स्ट टाइम पब्लिश इन 2010। The novel Train to Pakistan was written by Dash. The novel Train to Pakistan was written by खुशवंत सिंह. It is a very famous novel of खुशवंत सिंह. तो करेक्ट आंसर इज खुशवंत सिंह. इसी के साथ साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट नॉवेल्स देख लेते हैं या तो फिर बुक्स देख लेते हैं खुशवंत सिंह के. इट इंक्लूड्स द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, The Mark of Vishnu and Other Stories, The Sunset Club, Delhi a Novel, Why I Supported the Emergency, The Company of Women. ये देखिए, Delhi a Novel, Why I Supported the Emergency and The Company of Women, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड बाकी सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये तीनों ज़्यादा रिपीटेडली. तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है ये सब. ट्रेन टू पाकिस्तान, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, खुशवंत सिंह इज़ अ वेरी फेमस ऑथर. तो आप लोग ध्यान दीजिए. In which of the following cities was the first match of 2023-24 विजय हजारा ट्रॉफी हेल्ड? विजय हजारा ट्रॉफी जो है ये इसका फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? देन फाइनल मैच वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ हरियाणा. तो करेक्ट आंसर इज हरियाणा. इसी के साथ साथ हम 2024 का विजय हजारा ट्रॉफी जो है उसको एक बार देख लेते हैं डिटेल वे में, बिकॉज क्वेश्चंस बनते हैं. ये किस गेम के साथ या किस स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? क्रिकेट के साथ. कौन ऑर्गेनाइज करता है? BCCI. इस बार का जो एडिशन था 2024 का, कौन सा एडिशन था? 31st एडिशन था. ये गेम का फॉर्मेट कौन सा होता है? रॉबिन रॉबिन एंड देन नॉकआउट. मोस्ट सक्सेसफुल टीम, 5 टाइटल्स जीता है आज तक. किसने? विजय हजारा ट्रॉफी में. देन तमिलनाडु ने. एंड अदर इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज रिलेटेड टू क्रिकेट कौन से है? देन गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी. इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रणजी ट्रॉफी के क्वेश्चंस बनते हैं, ईरानी ट्रॉफी के क्वेश्चंस बनते हैं, विजय हजारा ट्रॉफी. तो ये सब आप याद रखिए. एंड बाकी क्रिकेट टूर्नामेंट्स भी पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आएगा, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? देन आपको करेक्ट आंसर देना होगा क्रिकेट. Which of the following singers had a Guinness World Record recording 28 songs in a day? सिंगल डे में 28 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके किसने वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था? देन ये सिंगर जो थे वो थे कुमार सानू. तो करेक्ट आंसर इज कुमार सानू. इन्होंने इन द ईयर 1993 में सिंगल डे में 28 सॉन्ग्स को गा के एक ही दिन में रिकॉर्ड किया था एंड उस वजह से इनका नेम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था. तो ईयर आप याद रखिए एंड सिंगर कुमार सानू. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन पाकिस्तान ऑन. पाकिस्तान में हर साल किस दिन को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है? देन 14 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान में मनाया जाता है. दैट इज़ रात के 12 बजे से पहले का 14 अगस्त को पाकिस्तान में मनाया जाता है, 12 बजे के बाद का इंडिया में मनाया जाता है. इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे था पाकिस्तान का वो था 76. Swami Dayanand Saraswati founded a reform organization in 1875 that attempted to reform Hinduism. What is it called?
1875 में जो ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उसका नेम था आर्य समाज। तो करेक्ट आंसर इज आर्य समाज, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि आर्य समाज का स्लोगन क्या था। देन कृण्वतो विश्वम आर्यम, ये था आर्य समाज का स्लोगन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए, जिसका मीनिंग है मेक द वर्ल्ड नोबल। ये जो आपका स्लोगन है आर्य समाज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कौन सा स्लोगन दिया था इस आर्य समाज को लेकर। देन गो बैक टू द वेदास वाज द स्लोगन और मोटो, यू कैन से। व्हाट वाज द मोटो? इट वाज गिवन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड देन स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ये आर्य समाज था, इसका मेन मोटिव क्या था? देन देयर इज ओनली वन गॉड एंड आइडल वर्शिप नहीं करने का था। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेलिटाइजेशन प्रोवाइड करने का या प्रमोट करने का इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव था। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू वन गॉड वर्शिप, या तो फिर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिड नॉट रिलेटेड और अबंडेंट आइडल वर्शिप, इस तरीके से क्वेश्चन देगा एंड आपको अलग अलग समाज के नेम दे देंगे, तब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य समाज। इस तरीके से क्वेश्चंस बनता है एंड बना भी है पहले, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इसी के साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस समाज को 10 अप्रैल 1875 में फाउंड किया था। एंड फर्स्ट टाइम के लिए स्वराज का कॉल किसने किया था? 1876 ने। देन लोकमान्य तिलक जी ने, रिफरिंग टू इंडिया एज इंडिया फॉर इंडियंस। देन आर्य समाज का जो बुक था, ये आर्य समाज एक बुक का नेम है। आर्य समाज एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दी आर्य समाज क्या है? दी आर्य समाज एक बुक है। किसने लिखा था ये बुक? देन लाला लाजपत राय। स्वराज का कॉल सबसे पहले किसने दिया था? 1875 के बाद तुरंत 1876 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, रिफरिंग इंडिया टू एज इंडिया फॉर इंडियंस। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। दी आर्य समाज किसका बुक है? लाला लाजपत राय। Which of the following Indian musicians was called मलिका-ए-ग़ज़ल? मलिका-ए-ग़ज़ल फॉलोइंग ऑप्शंस में से जिसको जाना जाता है वो है बेगम अख्तर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बेगम अख्तर। The four Nattuvanas named Ponniya, Vadivelu, Shivanandan and Chinnaiya, who are renowned as Tanjore Bandhu. The quarters shaped up the modern day dash. The quarters, that is Tanjore Bandhu, ये 4 जो brothers है, पोनिया, वडिवेलु, शिवानंदम एंड चिन्नैया, ये 4 के कंट्रीब्यूशन से भारतनाट्यम डांस, मॉडर्न डे भारतनाट्यम डांस जो है उसका फॉर्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया भारतनाट्यम। इसी के साथ साथ भारतनाट्यम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं हम देख लेते हैं। भारतनाट्यम किस बुक में मेंशन्ड है? देन नाट्य शास्त्र में मेंशन्ड है। एंड तमिल एपिक शिलापट्टिकरम, इसमें भी मेंशन्ड है भारतनाट्यम। कौन सी तमिल बुक में मेंशन्ड है? शिलापट्टिकरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारतनाट्यम का जो तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का पिछला नेम, पहले क्या नेम था? देन सदीरट्टम वाज द नेम ऑफ भारतनाट्यम एंड इसको भारतनाट्यम कब रीनेम किया गया था? 1932 में। भारतनाट्यम में जो मेन स्टाइल है वो है फिक्स्ड अपर टोर्सो, बेंट लेग्स एंड फ्लेक्स्ड नीज, एंड इस स्टाइल को कहा जाता है आरामंडी। तो आप लोग इन सब पॉइंट्स को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतनाट्यम जब सिंगल आर्टिस्ट एक डांस करते हैं उनको क्या कहा जाता है? देन एकहर्या। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पूछे जाते हैं। Which of the following statements is best related to Pacific Ring of Fire? Pacific Ring of Fire किसे कहा जाता है? Then Pacific Ring of Fire is a place or is in between the Pacific Ocean, which place is famous for volcanoes and earthquakes. तो करेक्ट आंसर इज नोन फॉर volcanoes and earthquakes. volcanoes and earthquakes पैसिफिक ओशन के बीच में एक एरिया है जो हॉर्स शू लेक के शेप का है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड का 90% volcanoes and earthquakes वहीं पे होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नोन फॉर volcanoes and earthquakes। ये देखिए, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ये एक हॉर्स शू शेप्ड रीजन है जहाँ पे अराउंड वर्ल्ड का 90% volcanoes है। देखिए 90% वर्ल्ड अर्थक्वेक इसी रिंग ऑफ फायर की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो लेंथ है वो है 40,000 किलोमीटर एंड विथ है 500 किलोमीटर। इसमें अराउंड 750 to 915 एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनोस है, विच इज़ अबाउट 2/3। अगर दुनिया में 3 वॉल्केनोस है उसमें से 2 रिंग ऑफ फायर में ही कंस्टिट्यूट करते हैं, इतने ज़्यादा, दैट इज 66.66%। Why are intermediate goods not included in the calculation of national income?
नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट गुड्स क्यों इंक्लूड नहीं किया जाता है? बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जिनका काउंटिंग ऑलरेडी फिनिश्ड गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद ऑलरेडी हम फिनिश्ड गुड्स का एक लेते ही है उनका कैलकुलेशन, लेकिन फिर से अगर इंटरमीडिएट गुड्स को एक्स्ट्रा से ले लेंगे तो फिनिश गुड्स में तो इंटरमीडिएट गुड्स आ ही गए, तो उसमें डबल कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टेकन बिकॉज इट वुड रिजल्ट इन डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग होगा और नेशनल इनकम ज़्यादा दिखाया जाएगा जबकि उतना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है फॉर डबल काउंटिंग। एंड इसी के साथ साथ नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेशनल इनकम क्या है? जो एक कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है आफ्टर डिडक्टिंग, जितना प्रोडक्शन होता है उसका जो वैल्यू है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, वो हो जाता है नेशनल इनकम। इट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। व्हाट इज़ नेशनल इनकम? देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से ऑप्शन में आता है, आप लोग याद रखिए। एंड इसको डेप्रिसिएशन के पहले लिया जाता है या डेप्रिसिएशन के बाद? देन डेप्रिसिएशन के बाद लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। आफ्टर टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अदर नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल्स। आपका हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। हमारे 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये है 4 फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस बनता है। इसी के बाद नेशनल इनकम को मेजर करने के हमारे 3 मेथड्स है, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है? जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज देखिए रेंट, दैट इज वेजेस या तो फिर सैलरी, देन ये लैंड का रेंट हो गया, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इनको जो यूज़ करके इनकम आता है उन सबको ऐड करने के बाद इनकम मेथड से हमारा नेशनल इनकम आता है, बेसिकली सबके इनकम को ऐड करके। देन प्रोडक्शन मेथड में हम लोग वैल्यू एडेड फॉर्म को, हर एक फॉर्म का वैल्यू एडेड को प्लस करते हैं। वैल्यू एडेड कैसा निकाला जाता है? देन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या है नेशनल इनकम? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर मेथड। y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वेयर y इज इक्वल टू GDP, C इज इक्वल टू प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है वो है C, G जो है वो है गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंडिचर, I इज इन्वेस्टमेंट ऑन कैपिटल फॉर्मेशन एंड X इज एक्सपोर्ट, M इज इम्पोर्ट। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद बाकी सब प्लस करके जो आता है वो होता है इनकम, नेशनल इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एक्सपेंडिचर मेथड का नेशनल इनकम पूछा जाता है, आप लोग याद रखिए। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट? बैंक का जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? देन हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए हैं बैंक में, दैट इज़ डिपॉजिट्स, देन विड्रॉवल्स, एडवांसेस, लोन्स एट्सेट्रा, उन सब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है हमें बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया टू ट्रैक इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। बैंक स्टेटमेंट क्या है? ये एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन के बिजनेस या बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस को समराइज करता है। इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट, विड्रॉवल, ट्रांसफर फीस एट्सेट्रा। बैंक स्टेटमेंट को अकाउंट स्टेटमेंट भी कहा जाता है या तो फिर ट्रांजैक्शन समरी स्टेटमेंट। The Konark Dance Festival KDF has been held at Konark since 1986 between dash every year. कोनार्क डांस फेस्टिवल जो है उड़ीसा का बहुत फेमस फेस्टिवल है, हर साल होता है। कब से हो रहा है? 1986 से, एंड ये हर साल 1 और 5 दिसंबर के बीच में होता है, 1 to 5 दिसंबर। तो आप ये पॉइंट याद रखिए, करेक्ट आंसर इज 1 to 5 दिसंबर। आइडेंटिफाई द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम द फॉलोइंग। इन फॉलोइंग में से साउदर्न मोस्ट रेंज कौन सा है? देन द साउदर्न मोस्ट रेंज इज द शिवालिक्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया शिवालिक्स। हम एक बार हिमालयस के रेंजेस को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ये देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा काराकोरम रेंज, देन कम्स द लद्दाख रेंज एंड द संस्कार रेंज, ये लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड द आउटर हिमालयस। आउटर हिमालयस को ही शिवालिक्स कहा जाता है। उसके बाद आरावली जो हमारे राजस्थान में पाया जाता है। देन कम सेंट्रल इंडिया में विंध्यास एंड सतपुरास, वेस्टर्न घाट्स इन वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स हमारे ईस्टर्न कोस्ट में पाया जाता है। उसी के साथ साथ आप नीलगिरी देख सकते हैं, जो नीलगिरी है वो पाया जाता है हमारे तमिलनाडु रीजन में, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं। तो इन सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है शिवालिक रेंजेस। पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर
इसमें रॉन्ग हो गया, एक्ट्रेस लिख लीजिए आप। कृति सनोन इज़ अ ट्रेन डैश डांसर। कृति सनोन किस डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज़ ये कौन से क्लासिकल डांस में ट्रेंड है, देन करेक्ट आंसर इज कथक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया कथक। इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट कथक डांसर्स एक बार देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स भानुजी, जानकी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, शंभू महाराज, राजा चक्रधर सिंह, लच्चू महाराज, अच्छन महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है कथक के, पूछे जाते हैं हर साल, आप लोग याद रखिए। Who started the chemical revolution in the 18th century by naming oxygen and helping organize chemical nomenclature? किसने ऑक्सीजन को नेम किया था? देन एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर, इन्होंने ऑक्सीजन को भी नेम किया था एंड केमिकल नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किया था। किस सेंचुरी, कब? देन 18th सेंचुरी में। नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर। एंड ऑक्सीजन को नेमिंग इन्होंने किया था। ऑक्सीजन किसने नेमिंग किया था 18th सेंचुरी में? देन एंटोनी लॉरेंट लेवोशियर। बट डिस्कवर किसने किया था अगर ये पूछा जाए, देन ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले इन 1774। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नेम्स, याद रखिए। Which of the following fundamental duties was added to the Indian Constitution by the 86th Constitutional Amendment Act 2002? 86th Constitutional Amendment Act 2002 से जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था वो था टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड, अपने पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन जो एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। ये फंडामेंटल ड्यूटी है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के साथ साथ फंडामेंटल राइट भी है हमारा आर्टिकल 21A के अंडर। एंड टिल 6 ईयर्स हमारे चाइल्डहुड केयर कौन से आर्टिकल के अंडर प्रोवाइड किया जाना चाहिए? दैन आर्टिकल 45 DPSP। हमारे फंडामेंटल राइट DPSP एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटी, इन सभी में चिल्ड्रन के एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्फोसाइसिस है। एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जो 2002 में हुआ था। इसी के अंडर अमेंडमेंट करके ये फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल एज राइट इंक्लूड किया गया था। हम देख सकते हैं ये है हमारे पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज किस कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट में आता है? पार्ट 4A में आर्टिकल कौन से में? देन आर्टिकल 51A में आते हैं। ये हैं हमारे सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़, आप लोग एक बार देख लीजिए क्योंकि पूछे जाते हैं एंड समटाइम्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछे जाते हैं। विच इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? आपको दे देगा लाइक फर्स्ट दे देगा अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो फिर फर्स्ट दे देगा प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। कौन सा फर्स्ट है आपको मार्क करना पड़ेगा। देन फर्स्ट इज अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एम्ब्लेम। सबसे पहले नेशनल फ्लैग एंड एम्ब्लेम को रिस्पेक्ट करने से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे सारे फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। तो आप लोग क्रोनोलॉजिकली एंड सारे फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार याद कर लीजिए, पूछा जाता है।